आज मैं आपके सामने एक ऐसा फंड लेके आया हूँ जो पिछले 1 साल 1.5 साल में मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप के फंड को काफ़ी इजीली पछाड़ रहा है। इट मीन्स कि रिटर्न भी काफ़ी अच्छा है और बहुत हाई रिस्क के फंड जो हैं उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है। चाहे आप लार्ज कैप का फंड देख लो, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, पिछले 1 से 1.5 साल का रिटर्न देखो और जो आज मैं आपके सामने फ़ंड रखने वाला हूँ इस फंड का आप रिटर्न देखो। जी हाँ, मैं ICICI प्रूडेंशियल भारत 22 FOF की बात कर रहा हूँ। देखो, ये जो फंड है, ये जो ICICI प्रूडेंशियल भारत 22 ETF है उसमें पैसा इन्वेस्ट करती है। अब आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इस फंड का रिटर्न कैसा है और उसके साथ ही साथ एलोकेशन का पार्ट कैसा है, रिस्क कैसा देखने को मिल रहा है और वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि इन्वेस्टर को कैसे फंड को फोकस करना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस फंड के रिटर्न के साथ। हम लमसम रिटर्न का आंकड़ा देखेंगे और जानेंगे आखिर में रिटर्न का आंकड़ा लार्ज, मिड, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप से कितना ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। सबसे पहले अगर रिटर्न की बात करें तो देखो, ये ICICI प्रूडेंशियल भारत 22 FOF का रिटर्न है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो पिछले 1 साल में ऑलमोस्ट 16% का रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये लमसम रिटर्न है और इसी 1 साल के ड्यूरेशन में आप कोई लार्ज के फंड उठा के देख लो या फिर कोई मिड के फंड उठा के देख लो, कोई स्मॉल के फंड उठा के देख लो, मल्टी कैप देख लो, इस फंड का जो रिटर्न है वो हर एक म्यूचुअल फंड को यहाँ पे पछाड़ रहा है। फ्लेक्सी कैप भी आप ऐड कर सकते हो। बहुत ऐसे कैटेगरी हैं जिसके रिटर्न को ये म्यूचुअल फंड पछाड़ रहा है। लेकिन कई ऐसे इन्वेस्टर बोलेंगे कि इन्वेस्टमेंट कहाँ है। देखो, ऐसे जो म्यूचुअल फंड्स हैं उसका इन्वेस्टमेंट 90% लार्ज कैप के स्टॉक्स में है। मैं आगे बताऊंगा कि आखिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रहा है। 2 साल के रिटर्न की बात करूं तो 12 से 13% के बीच में है। और देखो, ये कैटेगरी एवरेज का रिटर्न है। कैटेगरी एवरेज से कितना ज्यादा रिटर्न देखने को मिल रहा है वो भी आंकड़े आप देखो। 3 साल की बात करूं तो 26 से 27% का रिटर्न है। 4 साल में 25% के ऊपर का रिटर्न है। यहाँ पे 5 साल की बात करूं तो 27 से 28 और 7 साल में देखें तो 18 से 19% का रिटर्न है। और शॉर्ट ड्यूरेशन की भी बात करूं, जैसे कि 1 मंथ का आंकड़ा देख लें, हम 3 मंथ का आंकड़ा देख लें, 6 मंथ का आंकड़ा देख लें, कहीं भी आपको नेगेटिव यहाँ पे रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। पिछले 1 साल में देखोगे तो कई ऐसे फंड्स हैं जहां पे आपको नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है, या नेगेटिव रिटर्न नहीं है तो काफी कम रिटर्न देखने को मिल रहा है। लेकिन इस फंड ने काफी हैंडसम रिटर्न मेंटेन किया है मार्केट के दबाव में भी। ICICI प्रूडेंशियल भारत 22 FOF की बात करूं तो जैसे मैंने शुरुआती दौर में आपके सामने ये कहा कि ये जो फंड है ये ICICI प्रूडेंशियल भारत 22 ETF में पैसा लगाता है। इट मीन्स कि जो भी इन्वेस्टर यहाँ पैसा लगा रहे हैं वो ठीक आपका ETF में पैसा लगा जा रहा है, ICICI प्रूडेंशियल भारत 22 ETF में। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे कोस्ट ज्यादा देखने को मिलता है। ETF में यहाँ पे कोस्ट कम रहता है। रिटर्न दे रहा है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्क है। कहाँ पैसा लग रहा है ये भी समझना पड़ेगा। मैं आपके सामने डेटा रखता हूँ। अगर आप देखोगे तो करीबन 99% जो है इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। लेकिन लार्ज कैप का एलोकेशन देखोगे तो 88 से 89% के बीच में है। मिड कैप 10 से 11 और स्मॉल कैप 1% के आसपास है। आप कह सकते हो कि टोटली लार्ज कैप फंड है। यहाँ पे देख सकते हो कि 90% के आसपास का लार्ज कैप का एलोकेशन यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं आपके सामने सेक्टर वाइज भी अगर डेटा रखूं तो सेक्टर वाइज भी आप डेटा देख सकते हो। देखो, बैंक्स में देखोगे तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, करीबन 19 से 20%। यहाँ पे पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में करीबन 16 से 17, इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपर्स एंड ऑपरेटर्स हैं वहां पे 16 से 17, टैबेको प्रोडक्ट्स में 12 से 13, रिफाइनरीज की बात करूं तो 7 से 8, नॉन फ्रियस मेटल्स में करीबन 6 से 7, एरोस्पेस एंड डिफेंस में 5 से 6, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस में 5%, माइनिंग एंड मिनरल प्रोडक्ट्स में करीबन 5% का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। इट मीन्स कि जो भी आपका पैसा जा रहा है FOF में, जी हाँ, भारत 22 FOF में, उसका सेक्टर वाइज एलोकेशन ये है। इस सेक्टर में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ के शुरुआती के 4 से 5 ऐसे सेक्टर हैं जिसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है और यही सेक्टर जो है इस म्यूचुअल फंड को डिसाइड करता है कि रिटर्न कैसा देखने को मिलेगा। चलिए कुछ स्टॉक्स भी मैं अगर आपके सामने रखूं तो जैसे कि देखो, आर्सेनेट टोबैको की बात करूं तो यहाँ पे 16 से
17% का एलोकेशन है। आईटीसी में 12 से 13, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 8 से 9, एक्सिस बैंक में 8 से 9, एनटीपीसी में 8 से 9, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी में 6 से 7, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में 6 से 7, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में करीबन 5 से 6। ये जितने मैंने स्टॉक्स रखे हैं इसमें से करीबन 70% एलोकेशन है। इट मीन्स कि जो भी आप पैसा लगा रहे हो 70% जो पैसा है ऐसे स्टॉक्स में जा रहा है। आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 22 स्टॉक्स में ही होगा। अगर आप 22 ETF का आंकड़ा देखोगे तो सिर्फ 22 स्टॉक्स में ही होगा। और आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे रिस्क थोड़ा है क्योंकि हाई कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन यहाँ पे लार्ज कैप का एलोकेशन जाता है। ओवरऑल आंकड़ा देखा है इस फंड का। देखो, अब कई ऐसे इन्वेस्टर मेरे से पूछते हैं कि क्या हमें ऐसे फंड में फोकस करना चाहिए, एफओएफ में फोकस करना चाहिए। देखो, मेरा साफ यहाँ पे आपको आंसर है कि अगर आप ETF में पैसा लगाना चाहते हो तो डायरेक्ट ETF में लगाओ, एफओएफ में लगाना चाहते हो तो इस एफओएफ में लगा सकते हो। अब देखो, इन्वेस्टर को फोकस करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखो, एज ए लार्ज कैप ऐसे फंड को आप फोकस कर सकते हो, हाँ, लेकिन ये भी आपको समझना पड़ेगा जो एक प्योर लार्ज कैप फंड है उस फंड से थोड़ा रिस्क ज़्यादा होगा। आप इसको एज ए लार्ज कैप कंसीडर कर सकते हो, लेकिन जो जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, HDFC जो इंडेक्स फंड है सेंसेक्स बेस्ड, वहाँ पे जो लार्ज कैप का एलोकेशन है और यहाँ पे जो लार्ज कैप का एलोकेशन है आपको एलोकेशन वाइज करीबन उतना ही देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप स्टॉक का कॉन्सेंट्रेशन देखो वो यहाँ पे डिफरेंट है। जब आप कोई लार्ज कैप फंड का देखते हो तो वहाँ पे अगर स्टॉक्स का कॉन्सेंट्रेशन देखोगे तो वो आपको अलग देखने को मिलेगा। यहाँ पे 22 स्टॉक्स में फोकस किया गया है। लार्ज कैप जो फंड्स हैं वहाँ पे 60, 70, 80 स्टॉक्स में फोकस किया गया। कुल मिला के देखो, रिस्क तो ज़्यादा है ऐसे फंड्स में, लेकिन रिटर्न भी वैसे ही आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल लार्ज कैप से ज़्यादा रिस्क है, लेकिन आप इसको एज ए लार्ज कैप कंसीडर कर सकते हो। अगर आप लार्ज कैप से काफ़ी एग्रेसिव पैसा बनाना चाहते हो और लार्ज कैप का एलोकेशन रखना चाहते हो तो ऐसे एफओएफ या ETF को अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हो। देखो, टाइम टू टाइम ऐसे फंड्स में रिटर्न थोड़ा सा कम देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखो क्या प्रॉब्लम है कि सिर्फ 22 स्टॉक्स में कॉन्सेंट्रेट किया गया, उसमें से 4 से 5 ऐसे स्टॉक्स हैं जो 40 से 50% एलोकेशन को कवर करते हैं। तो अगर वहाँ पे कुछ दबाव देखने को मिला तो ऐसे फंड्स में जी हाँ गिरावट देखने को मिल सकता है लार्ज कैप से ज़्यादा। डाउन साइड प्रोटेक्शन के मामले में फंड है थोड़ा कमज़ोर होगा अगर हम लार्ज कैप से कंपेयर करें। फिलहाल जो है ये फंड अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग डेटा के साथ देखने को मिल रहा है। लार्ज, मिड और स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड, मल्टी कैप के म्यूचुअल फंड और फ्लेक्सी कैप के म्यूचुअल फंड को पछाड़ रहा है अगर आप ओवरऑल डेटा देखोगे पिछले 1-1.5 साल में। इन्वेस्टर को मैं ये भी बताना चाहता हूँ, अगर मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि ये एज ए लार्ज कैप आप कंसीडर कर सकते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना बहुत बड़ा एलोकेशन ऐसे फंड्स पे डाल दो। एक आप लिमिटेड एलोकेशन के साथ चलो। किसी भी फंड पे आपको अपना पूरा भरोसा नहीं जताना है, आपको पूरा जांच करें, डाइवर्सिफिकेशन के कॉन्सेप्ट को अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर ऐड करें और टाइम टू टाइम रिव्यू जरूर करें। तो ये कुछ विश्लेषण थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।